नमस्कार। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत क्लास में जो उनका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत जो प्रत्यय हैं वो टॉपिक लेकर आई हूँ। ये सारी बातें आज विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना समझ आया इस क्लास में, क्योंकि इस चैनल पर आपको भाषा से संबंधित बारीकियां बताई जाती हैं ताकि भाषा की आत्मा को भी अच्छे से समझा जाए। उस तक पहुंचकर भाषा की गहराई को मापकर हम भाषा में पारंगत हो सके। आप उसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। आज मैं लेकर आई हूँ प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा समझने के लिए हमें सबसे पहले उतरना पड़ेगा कि शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द को अगर हम टुकड़े करें इस शब्द के तो बनता है प्रति प्लस आई, जिसका अर्थ होता है आई का मतलब पीछे चलना और प्रति का मतलब जो शब्द तैयार हुआ है उस शब्द के पीछे पीछे चलने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय की परिभाषा ये हुई, यानी कि वैसे तो हमने शब्द में ही समझ लिया कि पीछे चलने वाला। अब इसको और विस्तार से इसकी परिभाषा समझने के लिए हम देखते हैं। जब कोई शब्दांश किसी धातु अथवा किसी शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय में जैसा कि क्री से ही पता चल रहा है, क्री का मतलब होता है क्रिया, क्रिया यानी धातु, क्रिया यानी धातु। जो भी धातु शब्द हैं, धातु शब्दों में जब अंत में कोई प्रत्यय लग जाता है तो ऐसे प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इसके अतिरिक्त, क्रिया के अतिरिक्त जो भी शेष बचा, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ये शब्द जो बचते हैं इन सब को हम तद्धित प्रत्यय की श्रेणी में रखते हैं। अब बचा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वो है जिन पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्री लिंग में बदल देते हैं, अर्थात लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब विस्तार से बात करेंगे कि सबसे पहले देखिए कृत प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय जैसा कि धातु, इस क्री से ही पता चलता है। क्री मैंने क्रिया, क्रिया यानी कार्य को किया जाना, और क्रिया को हम संस्कृत में धातु भी बोलते हैं। यानी कि धातुओं से संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये क्री धातु है, क्री धातु में जब हमने तव्यत लगाया तो कर्तव्य शब्द बना। अब ये तव्यत जो आया है इसे हम कृत प्रत्यय की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये तव्यत क्री धातु में यानी धातु में लगा है। इसी तरह से भू भी एक धातु है, इस धातु में कृत्वा प्रत्यय लगा तो शब्द बना भूत्वा। तो इसलिए कृत्वा प्रत्यय को भी हम कृत प्रत्यय की श्रेणी में रखेंगे। इतनी बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन 10वीं कक्षा में जो सिलेबस है उसमें कृत प्रत्यय नहीं है, इसलिए अब हम विस्तार से देखेंगे तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय क्या है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में किया जाता है, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में ये 4 प्रत्यय हैं जो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठक, मतुप, त्व और तल, ये 4 प्रत्ययों की हम विस्तार से बात करेंगे। ठक प्रत्यय लगाकर, मतुप और त्व और तल प्रत्यय लगाकर क्या उदाहरण बनते हैं, आगे हम विस्तार से उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हमने देखा ठक प्रत्यय का प्रयोग कैसे होगा।
ठक प्रत्यय जब हम लगाते हैं तब उसका इक शेष रह जाता है, ठक में इक शेष रह जाता है। और इसके अतिरिक्त ये भी देखना होता है कि जो प्रथम स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है। किस तरह से, जैसे कि हम दीर्घ संधियों में भी देखते हैं, संधि की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर किस तरह से स्वर दीर्घ होता है। प्रथम स्वर अगर अ आया है, अ या आ है, तो उसका आ हो जाता है। ई आया हुआ है, ए आई आया है, तो वो उसका आई हो जाता है। उ या ओ औ आया है तो उसका औ हो जाता है। इसी तरह से अगर री आया है तो री का आर हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखें किस तरह से शब्द लिखा हुआ है। शब्द में ठक प्रत्यय लगाया तो ठक का इक शेष बचा। अब क्योंकि हमने देखा था कि प्रथम स्वर में अ का आ यानी दीर्घ हो जाता है, तो शब्द श अ प्रथम स्वर यहाँ पे अ आ रहा है तो अ का आ हो जाएगा और आ होने के कारण शाब्द बन गया। शाब्द और इक का जो ई है ये ई की मात्रा बनकर इसमें लग जाएगा और शब्द हमारा तैयार हुआ शाब्दिक। उसके बाद यहाँ पे शब्द है दूसरा हमारे पास दर्शन। दर्शन में भी द में आ का स्वर आ रहा है तो इसका मतलब अ का दीर्घ हो जाएगा, दा हो गया, दार्शन दार्शन हो गया। अब इक प्रत्यय जब इसमें लगाएंगे तब ई जो है ये वाली ये मात्रा बनकर ना में लग जाएगी और शब्द बन जाएगा दार्शनिक। इसी तरह से इतिहास। इतिहास में हमने देखा था कि ई ए आई का आई हो जाता है, बड़ी ए हो जाता है, तो इतिहास का ई का आई बन गया। तो आई बनने के कारण ये ऐतिहास और ई जो है वो इसमें मात्रा बनकर लग जाएगा ऐसे, और सी और क ऐतिहासिक शब्द बना हमारे सामने, ऐतिहासिक। इसी तरह से बुद्धि। बुद्धि शब्द जो है यहाँ पर हमने बताया था कि अगर उ ओ औ है तो उसका बड़ा औ हो जाता है, इसलिए इस ब में उ है तो इसका बन जाएगा औ। औ बनने के कारण ब में औ लग गया तो बौ बन गया, बौ। और ध में छोटी की मात्रा ऑलरेडी लगी हो, अगर नहीं भी होती तब भी ये ई जो है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाता और क इसके साथ जुड़ जाता तो शब्द बना बौद्धिक। इस तरह से शब्द बना बौद्धिक। तो ये जो ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय को इक लगा लेते हैं, इक बचता है उसमें से। और अगर यही शब्द हिंदी में भी प्रयोग में लाई जाते हैं तो हिंदी में इक प्रत्यय को ही, इसको इक प्रत्यय ही कहा जाता है, शाब्दिक। इक की साउंड पीछे आ रही है इसलिए इसको बोल देते हैं कि इक प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में पूरी विधि से हर एक शब्द का पोस्टमार्टम करके हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से कौन सा शब्द कैसे बदलाव कैसे हुआ, हर एक की बात को समझना होता है। इसीलिए संस्कृत में कोई भी शब्द अक्षर बेकार नहीं जाता, हर एक का रीजन होता है, कारण होता है कि यहाँ पे शब्द का शाब्दिक क्यों बना। आपने देखा कि जब इक प्रत्यय यानी ठक प्रत्यय जब लगता है तो प्रथम स्वर का दीर्घ हो जाता है, इसलिए ये शाब्दिक बना। तो आपके पास भी इसका आंसर है। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाएं या अपनी क्लास के किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तब वो अगर पूछे कि शब्द तो लिखा हुआ है तो आ कहाँ से आया, तब आप बता सकते हैं कि आ यहाँ से आया, क्योंकि इसका नियम है जब ठक प्रत्यय लगता है तब प्रथम स्वर का दीर्घ हो जाता है और ठक का इक रह जाता है, इसलिए ये शाब्दिक शब्द बना। अब आगे देखते हैं जो बाकी बचे हुए हैं इसके रूप, वो भी देख लेते हैं विस्तार से। आगे हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय के ही अंतर्गत हमने लिया है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला या वाली के अर्थ में होता है। तो कैसे देखते हैं, मतुप प्रत्यय जब लगता है तब मतुप में मत शेष रह जाता है, यानी कि उ और प ये रिमूव हो जाता है और मत शेष रह जाता है, यानी कि इसको हमने सिर्फ ये इतना भाग इसका प्रयोग में लाना होता है। अब मतुप प्रत्यय जहां लगता है वहां पर वाला या वाली के अर्थ में इसका अर्थ लगता है। अब देखिए गति में मतुप लगा तो शब्द बना गति मत। अब
इनके पुल्लिंग रूप भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसकलिंग भी होते हैं। जब गति में मतुप लगा तो ये एक रूप बना कि मत, क्योंकि मत बनता है इससे, इसलिए गतिमत। अब इसका अगर हम पुल्लिंग रूप देखें तो गतिमान, स्त्रीलिंग देखें तो गतिमती और नपुंसकलिंग देखें तो गतिमत। अब इस तरह से बुद्धि और मतुप तो शब्द बना बुद्धिमत। बुद्धिमत का पुल्लिंग बुद्धिमान, बुद्धिमती स्त्रीलिंग रूप बना और नपुंसकलिंग बना बुद्धिमत। इसी तरह से शक्ति में मतुप लगाया, शक्ति में मतुप लगाया तो शक्तिमत, ये इसका रूप बना। लेकिन जब पुल्लिंग लगाएंगे तो पुल्लिंग में शक्तिमान बचा, शक्तिमती बना स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में शक्तिमत बना। अब आगे देखिए, नदी में अगर मतुप लगाया तो शब्द बना नतिमत। अब इसका पुल्लिंग रूप बना नदीमान, स्त्रीलिंग बना नदीमती और नपुंसकलिंग शब्द बना नदीमत। श्री लगाया तो श्री में मतुप लगाया तो श्रीमत बना, श्रीमान पुल्लिंग रूप बना और स्त्रीलिंग श्रीमती बना और नपुंसकलिंग श्रीमत बना। अब उसके बाद देखो हनु, हनु शब्द में जब मतुप प्रत्यय लगाया तो हनुमत बना, पुल्लिंग में हनुमान बना, स्त्रीलिंग में हनुमती बना और नपुंसकलिंग में हनुमत बना। इस तरह से शब्दों में ये परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर यानी कि मतुप प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग रूप भी बनता है, स्त्रीलिंग बनता है और नपुंसकलिंग बनता है। तीनों रूपों में इसका क्या परिवर्तन आ जाता है ये हम देखते हैं। पुल्लिंग में गतिमान यानी गति वाला, गतिमती यानी गति वाली, वाला और वाली वाला अर्थ इसमें आ जाता है। इसीलिए इसका पुल्लिंग रूप भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है। क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में लिखने में आ जाता है कि मतुप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बताओ या फिर पुल्लिंग रूप बताओ। तब आपको पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग रूप में क्या होगा, पुल्लिंग रूप में क्या होगा और नपुंसकलिंग में शब्द क्या बनेगा। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब एक और जो बचा है, दो और बचे हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। त्व प्रत्यय का त्वम हो जाता है। त्व प्रत्यय जब लगता है तो उसका त्वम बन जाता है। जैसे कि गुरु है, गुरु प्लस त्व तो त्व का त्वम हो गया और शब्द बना गुरुत्वम। देव में त्व लगा तो त्वम बन गया देवत्वम। चित्र में त्व लगा तो चित्रत्वम। नारी में त्व लगा तो नारीत्वम। पूर्ण में त्वम लगा तो पूर्णत्वम। ब्राह्मण में त्व लगा तो ब्राह्मणत्वम। अब आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत तल प्रत्यय है। तल प्रत्यय को जब हम लगाते हैं तब इसका ता रह जाता है, तल का ता हो जाता है। और अगर हम जैसे देव लिया उदाहरण के लिए, देव में हमने तल लगाया तो ताव शेष बचा, तो ता को इसमें लगाया तो देवता बना। दुर्बल में तल लगाया तो दुर्बलता बना। पूर्ण में तल लगाया तो ता बना तो पूर्णता। मूर्ख में तल लगाया तो मूर्खता। कठोर में तल लगाया तो कठोरता। मृदुल में तल लगाया तो मृदुलता। इस तरह से शब्द बनता है। ता प्रत्यय उसमें लग जाता है, तल का ता बन जाता है और ता बनकर इसके साथ लग जाता है देवता, दुर्बलता, पूर्णता, मूर्खता, कठोरता और मृदुलता। इस तरह से हमने तद्धित प्रत्यय आज हमने सीखे। तद्धित प्रत्यय के चारों भेद हमने जान लिए, इसके उदाहरण सहित हमने देखा है सारा। तो अब आप इसका अभ्यास करें। जो अगर कहीं आप अटकते हैं, कोई बात अगर आपको नहीं क्लियर हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर पूछें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अब आगे जो तीसरा है स्त्री प्रत्यय, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्त्री प्रत्यय नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। अभी ब्रेक लेते हैं, अभी विराम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।